ये कहानी है एक ऐसे बार की जिसके अंदर अगर तुम चले गए तो बाहर आने पर तुम्हें गोली मार दी जाएगी, लेकिन अगर तुम बार के अंदर भी रहे तो माफ करना, वहाँ भी तुम सेफ नहीं हो। यानी इसका मतलब आगे कुआं तो पीछे खाई। कहानी की शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सरजू नाम का एक आदमी आता है। जिस समय सरजू बार के अंदर आता है ठीक उसी समय एक आदमी बार से बाहर निकलता है और जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है उसे कोई गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर आसपास के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। किसी को नहीं पता कि गोली कहां से चली है और सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो जाती है। बार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और इन्हें नहीं पता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम सैंथ्रू है वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता। अब बार के अंदर से एक आदमी मरे हुए आदमी को देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन अचानक उसे भी कोई गोली मार देता है। इससे बार के अंदर खड़े सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। सभी लोग इस बात से हैरान होते हैं कि किसी के फोन में नेटवर्क क्यों नहीं है। बार के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम एलिना है। वो कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए। जब ये टीवी पर न्यूज देखते हैं तो इस हादसे के बारे में टीवी पर कोई खबर नहीं होती और जैसे ही इन लोगों की नजर बाहर जाती है तो वहाँ से दोनों लाशें गायब हो चुका था और साथ ही उनका खून भी वहां से साफ कर दिया जाता है। इन सभी को कुछ समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी सैंथ्रू कहता है कि मुझे लगता है कि कोई चाहता है कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर ना निकले। फिर सरजू कहता है कि हम में से हो सकता है कि कोई एक किलर हो या हो सकता है कि हम में से कोई आतंकवादी हो जिसके पास कोई भयानक विस्फोटक सामान हो और पुलिस उसे पकड़कर मारना चाहती हो। यह सुनकर एक आदमी जिसका नाम नाचो है वो अपने पैर से अपने बैग को छुपा देता है, लेकिन सरजू उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और इसके बारे में सबको बता देता है। नाचो का बैग ले लिया जाता है और जब उसका बैग खोला जाता है तो उसमें कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलते हैं। तभी नाचो कहता है कि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे किसी को नुकसान हो। वो कहता है कि मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और हार्ड डिस्क में मेरे काम की फाइल्स है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। एलिना उसकी हार्ड डिस्क को नष्ट कर देती है पर हार्ड डिस्क के अंदर कुछ नहीं होता। नाचो को इस बात से बहुत दुख होता है। तभी नाचो देखता है कि सामने काउंटर पर एक ब्रीफ केस रखा हुआ है। वो सबसे पूछता है कि ब्रीफ केस किसका है। तभी सरजू दावा करता है कि ये ब्रीफ केस उसका है और इससे पहले कि सरजू ब्रीफ केस उठाता इस बार की ओनर एम्पियर ब्रीफकेस उठा लेती है। सरजू एम्पियर को ब्रीफकेस खोलने से मना करता है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम इजराइल है वो उस ब्रीफकेस खोल देता है और ब्रीफकेस के अंदर औरतों के कुछ कपड़े निकलते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसी वक्त इन्हें बाथरूम में एक अजीब सी आवाज आती है। जब ये लोग वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अंदर से लॉक होता है। ये लोग किसी न किसी तरह से दरवाजा खोलकर बाथरूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत में यही आदमी खिसकते खिसकते वॉशरूम के अंदर गया था और तब से यहीं पर बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन पड़ा होता है। एलिना उस इंजेक्शन को उठा लेती है और तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। जैसे ये लोग बार के गेट के पास जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स आते हैं जिनके चेहरे पूरी तरह से ढके होते हैं और ये लोग यहाँ पर बहुत सारे टायर को जलाकर चले जाते हैं। हालांकि सभी को लग रहा था कि ये हमारी मदद करने आए हैं, लेकिन वो इनकी मदद नहीं करते। इसके ठीक बाद टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि सिटी के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है और इसलिए उस जगह को सील कर दिया गया है और उस तरफ अब कोई भी नहीं जा सकता। बार में फंसे लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। तभी वो आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था वो अचानक सबके सामने आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से फूल जाती है, साथ ही उसकी आंखें भी डरावनी और अजीब सी हो जाती है और वो वहीं गिरकर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो दो शब्द कहता है, टच मी। ये लोग मरे हुए आदमी का फोन उठाते हैं और देखते हैं कि ये आदमी एक आर्मी ऑफिसर था। उसके फोन में और भी कुछ फोटो होती है जिनमें लोगों ने किसी वायरस से बचने के लिए पीपी किट पहनी होती है। अब बार के अंदर सभी लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाके को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसका मतलब ये जो आदमी अभी अभी यहाँ मरा है ये इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी जान चली गई है और हो सकता है कि अब यहाँ और भी लोग इन्फेक्टेड हो। वही नाचो को दिखाया जाता है जो किसी भी तरह से अपने फोन में सिग्नल्स लाने की कोशिश करता है और जब वो एक टेबल पर चढ़कर अपने फोन को ऊपर करता है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। तभी नाचो से कहा जाता है कि तुम जल्दी से किसी मीडिया वाले को कॉल करके सब कुछ बता दो, लेकिन तभी सैंथ्रू भी फोन पर बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है जिस वजह से टेबल टूट जाती है। फिर एक आदमी जिसका नाम एड्रिस है वो नाचो से फोन मांगता है, लेकिन तभी एम्पियर उसे रोक देती है
और कहती है कि इस फोन को मत छूना क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का था और अगर तुमने इस मोबाइल को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सरजू और एड्रिस इस बात से सहमत हो जाते हैं। अब इसका मतलब है कि नाचो और जिस किसी ने भी उस मोबाइल या उस आदमी को छू लिया है वो सब इन्फेक्टेड है और ऐसा करने वाले इन सब में से 5 लोग हैं। अब एड्रिस इन्हें अपनी बंदूक से धमकाता है और इनसे कहा जाता है कि इस आदमी की डेड बॉडी को नीचे तह खाने में बने स्टोर में लेकर जाओ। इन सब लोगों को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है और ये सभी 5 लोग डेड बॉडी को लेकर नीचे तह खाने में चले जाते हैं। अब ऊपर बस 3 लोग बचे हुए हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेनी नाम की औरत को वहाँ पर सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। ट्रेनी सबको कहती है दरवाजा खोलने के लिए लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता है क्योंकि एड्रेस के पास गन है। अगर ये 5 में से कोई भी ऊपर गया तो वो उसे गोली मार देगा। अब ट्रेनी खुद दरवाजा खोलने के लिए जाती है लेकिन वहां पर रखी हुई कुछ बोतल्स उससे गिर जाती है और तभी इनकी नजर वहां पर बनी एक ड्रेनेज पर पड़ती है। इसका मतलब ये लोग वहां से पानी के रास्ते होते हुए बाहर निकल सकते हैं और फिर इजराइल उस ढक्कन को खोल देता है और वो ड्रेनेज के अंदर से होकर यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। इसलिए वो अपने पूरे शरीर पर ऑयल लगाते हैं और उस ड्रेनेज से नीचे जाने की कोशिश करता है लेकिन ड्रेनेज का छेद बहुत छोटा होता है इसलिए वो उस रास्ते से नीचे नहीं जा पाते हैं। तभी अचानक इन सभी लोगों को गोलियां चलने की आवाज आती है। आवाज सुनकर यह सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर इन्हें ऊपर बार में धुआं दिखाई देता है जिसे देखकर यह लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार में आग लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अभी भी बुरी तरह से ड्रेनेज में फंसा हुआ है। अब वो लोग सबसे पहले इजराइल को ड्रेनेज से बाहर निकालते हैं। कुछ घंटे बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और वो लोग ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं। ऊपर बार में आने के बाद वो देखते हैं कि बार पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। नाचो को वहाँ एक गन मिल जाता है जिसे वो चुपचाप उठा लेता है। तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे हैं। ये लोग बिना आवाज किए खामोशी से सब कुछ देख रहे थे क्योंकि अगर किसी को भी भनक लग गई कि अंदर अभी भी 5 लोग जिंदा है तो इन सब को भी गोली मार दिया जाएगा। और तभी यहाँ पर मोबाइल बजना शुरू हो जाता है और ये मोबाइल उसी मोटे आदमी का होता है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले इन्फेक्शन के कारण मौत हुई थी। एलिना उसका फोन उठा लेती है और उसकी व्हाट्सएप चैट्स पढ़ना शुरू कर देती है जिसमें एक आदमी इस मोटे आदमी से पूछता है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत में सुधार है। इस आदमी ने जवाब दिया होता है नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं किसी बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ, तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब एलिना उसकी पुरानी चैट्स पढ़ती है जिसमें इस मरे हुए आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास अभी भी 4 इंजेक्शन और बची है। यह लोग समझ जाते हैं कि इसके पास जो इंजेक्शन है वही इस वायरस की वैक्सीन है। यह पढ़कर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि यह वैक्सीन शायद काम कर सकता है लेकिन फिर भी उनके मन में एक डाउट आता है कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो इसकी मौत कैसे हो गई। अचानक इसके बाद वो फोन बजना शुरू हो जाता है पर इससे पहले कि वो फोन उठा पाते उसकी बैटरी लो होने के कारण फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब यह किसी न किसी तरह से फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। वहीं एलिना कहती है कि इस आदमी ने चैट्स में कहा था इसके पास 4 और वैक्सीन बची हुई है तो क्यों ना हम उन 4 वैक्सीन को ढूंढने की कोशिश करें। फिर ये सब नीचे स्टोर रूम में उसकी लाश के पास जाते हैं लेकिन इन्हें तो वहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं मिलती। इसके बाद फिर ये वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पहले से ही इजराइल वैक्सीन के साथ बैठा होता है। इजराइल किसी एक से अपना बलिदान मांगता है क्योंकि वो सब 5 है और वैक्सीन सिर्फ 4 है। इसलिए इजराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन निकाल कर अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है। तभी नाचो उस पर अपनी बंदूक तान देता है लेकिन इजराइल फिर भी वैक्सीन अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। इसके बाद नाचो और इजराइल के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इजराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी गन को छीन लेता है। इसी हाथापाई के दौरान वैक्सीन इजराइल के हाथ से छूटकर नीचे तह खाने में गिर जाती है। ट्रेनी नीचे जाकर वैक्सीन को उठा लेती है लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से वैक्सीन छूट जाती है और नीचे नाले में गिर जाती है। अब ये सभी लोग सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन को नाले में से कैसे निकाला जाए। इन सब में से एलिना सबसे पतली होती है इसलिए ये सब लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाकर उस वैक्सीन को ला सकती हो। पहले तो एलिना मना कर देती है लेकिन फिर बाद में वो मान जाती है। जिसके बाद एलिना की बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और उसे उस छोटे से छेद के अंदर भेजा जाता है और बड़ी मशक्कत के बाद वो नीचे नाले में गिर जाती है। एलिना वैक्सीन ढूंढ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है। अब नाचो नाले में एक रस्सी फेंकता है और एलिना से कहा जाता है कि उस वैक्सीन को इस रस्सी में बांध कर ऊपर भेजो लेकिन एलिना साफ मना कर देती है। वो उन सबको कहती है अगर तुम्हें वैक्सीन का डोज चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। यहाँ पर एलिना को लग रहा था कि मेहनत उसने किया है और इन सबको फ्री में डोज मिल जाएगा इसलिए एलिना सबको नीचे बुलाते हैं। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए वैक्सीन का डोज चाहिए था इसलिए वो सुरंग के छेद को बड़ा करने लगते हैं। तब तक एलिना बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है।
थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले वो इंजेक्शंस को वहाँ पर बने एक गड्ढे में छुपा देती है। इसके बाद वो सीढ़ियों के ऊपर जाकर देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्स है जो कि बार में मरे उनके 3 साथियों को जला रही है। यहाँ से सीन शूट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बाकी 4 लोग जो ऊपर स्टोर रूम में थे वो भी अब किसी न किसी तरह से नीचे आ जाते हैं। इजराइल और नाचो के बीच एक बार फिर लड़ाई हो जाता है और इस बार नाचो उससे बंदूक छीनकर उसे वहीं पर गोलियों से भून देता है। अब नाचो के पास गन होता है इसलिए सब उससे डरते हैं। तभी नाचो सेंथुर को अपने गन पॉइंट पर कर लेता है और एलिना को वैक्सीन देने के लिए कहता है। नाचो कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन है और इसके मरने के बाद अब हम तीनों बच सकते हैं, और साथ ही वो उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने वैक्सीन नहीं दिया तो वो उसे गोली मार देगा। फिर एलिना इन सबको बाहर की ओर ले जाती है जहां उसने वैक्सीन छुपा रखी थी। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अब सिचुएशन ये थी कि वैक्सीन सिर्फ 3 है और ये 4 लोग हैं। यहाँ पर किसी न किसी एक को मरना होगा। अब सेतुर अपने आप को मारना चाहता है लेकिन ट्रेनी उसे रोक देती है। ट्रेनी उसे कहती है कि मैं पहले से ही बहुत ज्यादा इंजर्ड हूँ, अगर मैं मर भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ट्रेनी उससे गन लेकर साइड में जाकर खुद को मार देती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं और उनके पास 3 वैक्सीन भी है, यानी इन तीनों की जान बच सकती है। और तभी अचानक से इजराइल यहाँ पर आ जाता है, यानी इजराइल उस टाइम मरा नहीं था, वो मरने का नाटक किया था। अब इजराइल सेतुर के सिर में रॉड मार देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब इजराइल इन दोनों को मारने के लिए इनके पास जाता है और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं। तभी इन दोनों को नाले से बाहर निकलने के लिए एक सीढ़ी दिखता है। अब ये दोनों जल्दी से उस सीढ़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और इजराइल भी इन दोनों को मारने के लिए सीढ़ी पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी अचानक से एलिना के हाथ से वैक्सीन छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब एलिना अगर बाहर भी चली गई तो भी वो जिंदा नहीं बच सकती है। यह देखकर नाचो उसे अपना वैक्सीन देता है, लेकिन तभी यहाँ तक इजराइल पहुंच जाता है और वो नाचो को खींच लेता है जिससे ये दोनों नीचे गिरते हैं और बुरी तरह से इन दोनों की मौत हो जाती है। एलिना ये सब देखकर बहुत रोती है क्योंकि उसका एक और साथी अब खत्म हो चुका है। अब एलिना जल्दी से वैक्सीन का डोज ले लेती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब एलिना किसी तरह से ऊपर लगे उस ढक्कन को हटाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। किसी तरह से वो बाहर तो निकल जाती है लेकिन वहाँ पर काफी सारी पुलिस फोर्स है, अगर किसी ने भी इसे देख लिया तो इसे भी गोली मार देगा। एलिना अब उन सब से बचकर वहाँ पर एक भीड़ में चली जाती है और उनके साथ वो मिल जाती है। एलिना को बिना कपड़ों में देखकर किसी ने उसे कपड़े पहनाए। अब फाइनली एलिना की जान बच चुकी है, उसे अब किसी से कोई खतरा नहीं है। यानी एलिना की मेहनत और समझदारी ने मौत को भी मार दिया और वो किसी तरह से जिंदा बचकर आ गई। अंत में हमें पता चलता है वो मोटा आदमी जो एक आर्मी ऑफिसर था, उन्होंने एक बायोलॉजिकल वेपन बनाया था जिसमें वो खुद इन्फेक्टेड हो गया। ऑफिसर के पास वैक्सीन था और उसने डोज भी लिया था, लेकिन वो बीमार होने की वजह से उस वैक्सीन का उल्टा रिएक्शन हो गया जिस वजह से उसकी मौत हो गई। और उसने अपने टीम को कॉल करके बताया भी था कि वो एक बार के वॉशरूम में छुपा हुआ है और वैक्सीन का उस पर कोई असर नहीं हुआ है। इसलिए सभी आर्मी सोल्जर्स बार में फंसे सभी लोगों को मार रही थी ताकि इन्फेक्शन बाहर ना फैले। बाकी लोगों की जान बचाने के लिए इन सबको मारना ही आर्मी वालों ने सेफ समझा। यानी वो गोलियों से जो लोग मर रहे थे वो आर्मी ऑफिसर्स ही मार रहे थे। उनको लग रहा था कि सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है।